नमस्कार बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, जिसके अंदर हम लेते हैं आयनन विभव। देखना, कोई परमाणु है और उस परमाणु में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उस ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। कोई भी एटम है, जैसे ये कोई एटम है ना, गैसीय अवस्था में है, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो इसको इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन विभव। कोई परमाणु है, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उस ऊर्जा को हम आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। अगर हम डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर देखें कि आयनन विभव किस प्रकार से वेरी करता है, किसका आयनन विभव बढ़ेगा, किसका आयनन विभव घटेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम 3D श्रेणी के अंदर आते हैं। 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। दोस्तों, आपको ये तो अच्छी तरह से याद रखना है 3D श्रेणी, तो क्योंकि 3D श्रेणी में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक आयनन विभव में बहुत कम अंतर होता है। आयनन विभव में कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। वैसे हम बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों का आकार लगभग बराबर ही होता है ना, तो इनके आयनन विभव में ज्यादा अंतर नहीं होता है। इनके आयनन विभव में 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट तक का ही अंतर पाया जाता है। ये ट्यूशन याद रखना कि डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव में कितना अंतर होता है, जैसे एक 3D श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव में कितना अंतर होता है। तो 6 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा की मात्रा है जो हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दे रहे हैं ना, उसे किलोवाट में, इलेक्ट्रोवोल्ट में, जूल में, ऐसी कई इकाइयां होती है, तो अभी इलेक्ट्रोवोल्ट की ही हम बात करते हैं। ठीक है, फिर आगे आयनन विभव होता है, ये लगभग समान यानी समान ही होता है। ये तो थोड़ा बहुत अंतर पाया जाएगा, लेकिन यहां पे लगभग समान। ठीक है, लगभग समान होता है, यानी इनके आकार बहुत समान होने के कारण इनके आयनन विभव भी लगभग समान ही होते हैं। अब 3D श्रेणी में किसका आयनन विभव ज्यादा है, तो 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव होगा जिंक का। सबसे ज्यादा आयनन विभव क्यों होगा, इसका कारण भी हम देखते हैं। देखो, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है ना, 21 से शुरू होते हैं। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 पे, 23 पे, 24 पे, 25 पे, 26, 27, 28 और ये 29, तो 30 पे। और 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो हम जानते हैं 18 के पर तो आर्गन आता है। 30 तक के तत्वों के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 18 पे आर्गन, 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर 20 से आगे 10 और रह गए ना, 30, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका कारण क्या है कि जिंक का आयनन विभव ज्यादा होता है। इसका कारण है जिंक में डी उपकोष और एस उपकोष पूरे भरे हुए रहते हैं। पूरे भरे हुए उपकोषों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई, जब उपकोष पूरा भर गया है तो स्थायी उपकोष हो गया है, और स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो याद रखना, जिंक का आयनन विभव बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर डी उपकोष और एस उपकोष पूरे भरे हुए रहते हैं। पूरे भरे हुए उपकोष होने के कारण ही इसका आयनन विभव ज्यादा होता है। फिर बात करें हम मैग्नीज की, तो मैग्नीज का आयनन विभव क्रोमियम से और आयरन से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीज का विन्यास भी देखें
तो 18 25 पे आता है ना, तो 18 के लिए तो AR आ जाएगा 19-20वां इलेक्ट्रॉन 4s में और D में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी ये पूरा भरा कोष है और D में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी स्थायी विन्यास रखता है। और कोई भी परमाणु ये नहीं चाहेगा कि मैं अस्थायी हूं, इसलिए इसमें से इसकी भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी होती है। तो दोस्तों सिंपल सा याद रखो, आयनन विभव में कम अंतर होता है, यहां तक लगभग समान होते हैं, पर मैग्नीज आता है ना, उसका आयनन विभव क्रोमियम से और आयरन से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका स्थायी विन्यास होता है और स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। 3D श्रेणी में जिंक का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। 3D श्रेणी में जिंक का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है क्योंकि स्थायी विन्यास है और स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। दोस्तों जब भी आयनन विभव की बात आती है तो हम केवल और केवल प्रथम आयनन विभव की बात करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसकी बात करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन बनता है द्वितीयक आयनन विभव का, द्वितीयक आयनन विभव का मतलब किसी परमाणु में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम द्वितीयक आयनन विभव कहते हैं। अब यहां पर आगे चल के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और पढ़ेंगे। जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का 3d5 4s1 और कॉपर का विन्यास होता है 3d10 4s1। ये दोनों का विन्यास है, ये तो क्रोमियम का है और ये कॉपर का है ना। तो क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचे D में 5 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, है ना। तो ये बहुत ज्यादा स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया, तो स्थायी में से इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। भाई पहला इलेक्ट्रॉन तो S में से निकल गया आसानी से, ठीक है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन तो किस में से निकलेगा, D में से निकलेगा ना। D में से भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद होते हैं, दोनों पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा है। तो यहां पर D में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 10 है, स्थायी होने के कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या याद रखना है, क्रोमियम और कॉपर इन दोनों का आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इनमें से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसका तो D5 में से निकलेगा, इसका D10 में से निकलेगा, जो कि स्थायी विन्यास होता है और स्थायी में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, बता सकते हो। पहली चीज याद रखो, जिंक का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। दूसरा याद रखना, मैग्नीज अपने पास के तत्वों से अधिक आयनन विभव रखता है स्थायी विन्यास के कारण। तीसरा हमें याद रखना है, द्वितीय आयनन विभव क्रोमियम और कॉपर का ज्यादा होता है, कॉपर का ज्यादा, क्रोमियम का थोड़ा कम होता है कॉपर से, लेकिन इन दोनों का ज्यादा। ठीक है, आयनन विभव में हमें एक और बात याद रखनी है कि जैसे 3D, फिर 4D और फिर 5D, फिर 6D, इस प्रकार से चलते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी आयनन विभव उसका कम होगा। दोस्तों आयनन विभव को डिटेल से पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय BL कुमावत के ऊपर एक आयनन विभव का वीडियो अपलोड है, जिसके अंदर पूरी आवर्त सारणी में आयनन विभव किस प्रकार से बढ़ेगा घटेगा उसकी डिटेल्स दे रखी है। इस वीडियो में हम केवल डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में ही चर्चा करते हैं, है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव होता है वो घटता है, तो 3D का आयनन विभव ज्यादा होगा, 4D का कम होगा। अब 5D का भी तो कम होना चाहिए, लेकिन 4D से ज्यादा आयनन विभव होता है 5D श्रेणी के तत्वों का। तो ये लाइन हमें ऐसी कैसे एज इट इज याद रखनी है कि 3D का ज्यादा होगा 4D से, लेकिन 4D से भी ज्यादा होगा 5D श्रेणी के तत्वों का। इसका रीजन है कि इन दोनों के बीच में लेंथेनोइड तत्व आते हैं, लेंथेनोइड, है ना, यानी
14 एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों के कारण यहाँ पर एक लेंथेनोइड संकुचन होता है। लेंथेनोइड संकुचन के कारण डी ब्लॉक के 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के बराबर ही हो जाता है, परंतु नाभिक का आवेश बहुत अधिक हो जाएगा, आकार बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5D श्रेणी के तत्वों में नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये आयनन विभव। नेक्स्ट गुण हम लेते हैं इनकी डेंसिटी के बारे में, इनके घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व किस प्रकार से वेरी करता है। तो घनत्व के लिए पहली चीज याद रखना कि घनत्व को डी से लिखते हैं। डी बराबर होता है m/v। m तो द्रव्यमान होता है और v होता है आयतन। किसी भी वस्तु के भार में उसके आयतन का भाग दे देते हैं तो वो घनत्व आता है। ठीक है, तो पहली लाइन हमें याद रखनी है कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व ज्यादा होता है। एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है ना एस ब्लॉक से। एस से छोटा आकार डी का, डी से भी छोटा आकार पी का, है ना, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आकार छोटा होगा यानी आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा। अब देखो ऊपर की संख्या ज्यादा है, ये संख्या कम है, तो कम का इसमें भाग देंगे तो आंसर तो बड़े ही आएंगे ना। तो याद रखो एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व होता है वो अधिक होता है। एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व अधिक होता है। और एस ब्लॉक के अंदर एक तो ओस्मियम आता है और एक इरिडियम आता है ना। इन दोनों का याद रखना है। दोनों में से एक आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा कि निम्न में से कौन सी धातु का घनत्व अधिक है। तो इन दोनों की बात, दोनों में से जो भी आए उसको टिक कर देना। दोनों आ जाए तो किसको टिक करना है ये भी देख लेते हैं। ओस्मियम का घनत्व होता है 22.57 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, और इरिडियम का होता है 22.61 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले, घन सेंटीमीटर का छोटा सा हो गया, एक घन से इतना सा टुकड़ा, तो वो उसका भार कितना होगा 22.57 ग्राम। जबकि इरिडियम का लेते हैं तो 22.61 ग्राम। तो बताओ ज्यादा किसका है, ज्यादा है इरिडियम का। तो ओस्मियम से ज्यादा घनत्व होता है इरिडियम का, है ना। और दोनों में से एक आ जाए तो सिंपल सा है, ओस्मियम का और इरिडियम का, जो भी ऑप्शन के अंदर मिले उसका घनत्व अधिक होता है। अगर 3D श्रेणी की बात हो जाए, 3D श्रेणी में, तो 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा घनत्व होता है कॉपर का। सबसे ज्यादा घनत्व 3D श्रेणी में होता है कॉपर का। 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, कॉपर का। और सबसे कम घनत्व होता है स्कैंडियम का। स्कैंडियम, कॉपर तो 29 पे आता है, स्कैंडियम 21 पे आता है। तो ये 3D श्रेणी के घनत्व की बात है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी में से किसका घनत्व ज्यादा है, तो सिंपल सा याद रखो 3D से ज्यादा घनत्व होता है 4D का, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और 4D से ज्यादा होता है 5D श्रेणी का, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब याद रखना 4D से ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा होता है 5D श्रेणी के तत्वों का, क्योंकि लेंथेनोइड संकुचन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों का आकार तो बहुत कम हो जाता है, आयतन तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 3D से ज्यादा घनत्व 4D का, 4D से बहुत ज्यादा घनत्व लगभग 2 गुना हो जाता है 5D श्रेणी के तत्वों का। तो पहली चीज याद रखना, S से ज्यादा घनत्व डी ब्लॉक के तत्वों का, सर्वाधिक घनत्व ओस्मियम का, उससे ज्यादा इरिडियम का कितना होता है ये भी लिखा हमने। 3D श्रेणी की बात आ जाए तो कॉपर का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम स्कैंडियम का होता है। 3D 4D 5D श्रेणी की बात आ जाए तो सबसे ज्यादा 5D श्रेणी का, 4D से भी डबल होता है 5D श्रेणी का घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो घनत्व के बारे में भी आप आसानी से बता सकते हो। घनत्व के बाद में अगला टर्म लेते हैं हम इनके
गलनांक की बात करते हैं, गलनांक और कवथनांक। नेक्स्ट हम बात करें गलनांक, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, गलनांक व कवथनांक। याद रखना कंपटीशन के लिए भी बहुत सिंपल लेसन है ये, साधारण फिक्स क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो हम डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्वों की ही तुलना करते हैं। तो पहली चीज याद रखनी है वो क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक और कवथनांक ज्यादा होता है एस ब्लॉक के तत्वों से। पहली लाइन क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका गलनांक और कवथनांक ज्यादा होता है एस ब्लॉक के तत्वों से। एस ब्लॉक जानते हो, आवर्त सारणी के पहले और दूसरे वर्ग के तत्व, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एस ब्लॉक के हैं। फिर बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी, है ना। इस प्रकार से इनको याद करने की ट्रिक्स आवर्त सारणी में हम अच्छी तरह से देख लेंगे। तो ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इनकी अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों का जो गलनांक होता है, वो कवथनांक होता है, वो अधिक होता है। कारण भी देख लेते हैं। देखो एस ब्लॉक के तत्वों में केवल एक ही बंध पाया जाता है, वो है धात्विक बंध। एस ब्लॉक के तत्वों में केवल एक ही बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों का विन्यास हम पढ़ते हैं ना कि डी और एस दोनों में आते हैं भाई। सामान्य विन्यास में हमने ये पढ़ा था n-1 d 1 से 10 n s 1 से 2। तो जो ये s के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो धात्विक बंध बनाते हैं, और जो d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इनमें दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है, दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में, इसलिए इनका गलनांक और कवथनांक होता है वो एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। सिंपल सा याद रखो, डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक कवथनांक एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो धात्विक बंध जो कि एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है, और डी के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बंध बनता है वो कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध होता है। अब हमने जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में पढ़ा था ना कि डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, तो फिर इनमें तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इनमें सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाएगा। याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, है ना, इनमें सहसंयोजक बंध नहीं बनता है, केवल धात्विक बंध बनता है। इसलिए इनका गलनांक व कवथनांक कम होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन सी धातु है जिनका गलनांक और कवथनांक कम होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो इनमें भी किसका, इनमें भी सबसे कम मरकरी का, है ना। और मरकरी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। द्रव में पाई जाती है मतलब ठोस को द्रव में, तो ये तो पहले ही द्रव में पाई जाती है। गलनांक किसे कहते हैं, ठोस को द्रव में बदलना, लेकिन मरकरी तो पहले ही द्रव में पाई जाती है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का गलनांक व कवथनांक कम होता है। कारण क्या देना है कि इसमें डी में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, या डी उपकोष पूरा भरा होता है, डी उपकोष पूरा भरा होता है। और डी उपकोष जब पूरा भरा हुआ है तो फिर डी के तो इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाएंगे तो इनमें सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा, सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा तो इनका गलनांक और कवथनांक कम होगा, पहली बात। ठीक है, अब ज्यादा किसमें होगा ये याद रखना। 3D श्रेणी में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है क्रोमियम में। 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा गलनांक कवथनांक क्रोमियम का। 4D श्रेणी के अंदर होता है एमओ का, 4D श्रेणी में एमओ का, और 5D श्रेणी में होता है टंगस्टन का, डब्लू, टंगस्टन। और सबसे ज्यादा गलनांक कवथनांक इस टंगस्टन का ही होता है। सबसे अधिक गलनांक कौन सी धातु का होता है, टंगस्टन का,
जो लट्टू होता है, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो तार होते हैं ना, जो फिलामेंट्स लगे होते हैं, वो टंगस्टन के ही होते हैं। इसीलिए तो बल्ब कितना ज्यादा गर्म हो जाता है फिर भी वो तार पिघलता नहीं है। तो 5D श्रेणी में सबसे ज्यादा टंगस्टन का, 4D श्रेणी में MO मोलिब्डेनम का, 3D श्रेणी के अंदर क्रोमियम का होता है। बस याद हो जाएगा सिंपल सा, 3D श्रेणी में क्रोमियम का, 4D श्रेणी में मोलिब्डेनम का, 5D श्रेणी में टंगस्टन का, और सबसे ज्यादा भी किसका होता है? टंगस्टन का। सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? टंगस्टन का। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे कम किसका होता है? मरकरी का। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे कम किसका होगा? मरकरी का। मरकरी का तो माइनस में होता है, -38 डिग्री सेल्सियस, जबकि टंगस्टन का 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, 3400, है ना। तो क्या याद रखोगे? सर्वाधिक निम्न गलनांक वाली धातु है मरकरी, उच्चतम गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। 5D श्रेणी में किस तत्व का गलनांक अधिक होता है? टंगस्टन का। 3D श्रेणी में किसका अधिक होता है? क्रोमियम का। ठीक है। मैग्नीज, अब यहां पे याद रखना है, इनका तो कम होता ही है ना, लेकिन मैग्नीज जो 3D श्रेणी का है इसका भी कम होता है, क्योंकि इसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थायी विन्यास होता है। स्थायी विन्यास होने के कारण इसकी बंध बनाने की प्रवृत्ति वो होती है, कम होती है। ठीक है। तो 3D श्रेणी, विशेष रूप से हमें 3D श्रेणी याद करनी है। तो 3D श्रेणी के लिए क्या याद रखना है? 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहां से यहां तक गलनांक क्वथनांक बढ़ता है। गलनांक क्वथनांक बढ़ता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देखो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्कैंडियम में, ये डी में 5 कक्षक होते हैं। अब स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम का अपवाद होता है, 2 आ जाते हैं, 4s का 1 इधर, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण गलनांक क्वथनांक बढ़ता है। फिर गलनांक और क्वथनांक में कमी आती है, इसका सबसे कम हो जाता है 3D श्रेणी में। 3D श्रेणी में गलनांक किसका कम? जिंक का। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे कम किसका? मरकरी का। 3D श्रेणी में किसका गलनांक अधिक होता है? क्रोमियम का। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे अधिक किसका होता है? क्रोमियम का। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे अधिक किसका होता है? टंगस्टन का। अगर पूरे डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो टंगस्टन का, और केवल 3D श्रेणी की बात करें तो आपको क्रोमियम का गलनांक अधिक बताना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो गुण है, जैसे इनके अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय गुण है, इनकी उत्प्रेरकीय गुण है, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।